Hello students, my name is Saruk Hussain and today we will discuss the ANTS part 2. वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ANTS PT2 एंड आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट. पहला क्वेश्चन है 46. इट सेज इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम is minus 3.02 electron volt, then in which of the following excited level is the electron present? तो हमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी दी है which is minus 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हमें पता होता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन ये है पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाई 2. इसका मतलब टोटल एनर्जी हो जाएगा minus 3.02 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज इक्वल टू minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और हमें पता है टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने अभी फाइंड किया है टोटल एनर्जी की वैल्यू है -1.51. तो इसे यहाँ पुट करेंगे. दिस बिकम्स -1.51 इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो यहाँ से मिलेगा हमें एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 बाई 1.51 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9. इसका मतलब ऑर्बिट नंबर n की वैल्यू आ जाएगी 3. सो इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का मतलब है इट इज द सेकेंड एक्साइटेड लेवल और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. इट सेज द वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी. तो ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एंड वी हैव टू यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. और इक्वेशन क्या है? के मैक्स या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ पे डब्ल्यू होता है वर्क फंक्शन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. और क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 0, इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 0. सो दिस बिकम्स 0. इसका मतलब वी कैन से एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू इन दिस केस एंड न्यू फ्रीक्वेंसी होती है c बाई वेवलेंथ या c बाई लेमडा. तो यहाँ से मिलेगा हमें एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एंड h इंटू सी की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन. और वर्क फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ से मिलेगा हमें वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय 4 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज इक्वल टू 3,100. इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा है कि आपसे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी. तो आपका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन CH एंड डबल बॉन्ड C, इस पे CH3 है और इस पे भी आपका CH3. तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है आपके पास या ज्योमेट्रिकल पूछा है तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल पूछा है सर. तो ज्योमेट्रिकल है तो क्या देखना है आपके पास? यहाँ पर सारे डबल बॉन्ड्स है तो डबल बॉन्ड देखेंगे. एक ये वाला डबल बॉन्ड है सर और एक ये वाला डबल बॉन्ड है. तो इसमें जो ग्रुप्स हैं वो क्या है? सेम है. और जब ग्रुप सेम होते हैं कि कार्बन के डबल बॉन्ड के तो क्या बोलते हैं? वो जी आइसो नहीं करेंगे. जबकि यहाँ देखो आप ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, तो आप क्या बोलोगे? ये जी आइसो करेगा. तो 2 टू द पावर n होता है फॉर्मूला. तो n क्या है? जिसमें वैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जी आइसो करते हैं. तो कितने डबल बॉन्ड जी आइसो कर रहे हैं? सिर्फ एक. तो 2 टू द पावर 1 आंसर हो जाएगा 2. तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49. तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मीजोफॉर्म्स. मीजो क्या होते हैं? सबसे पहले चीज़ मीजो क्या होता है? तो मीजो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मोर देन 1 कायरल सेंटर्स होते हैं, है ना. मोर देन 1 कायरल होने चाहिए, मोर देन 1 कायरल होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए? सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी POS हो जाए या COS हो जाए. तो फिर ऐसे
मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, मीज़ो कहलाते हैं। तो आपको क्या दिया है, पहला वाला अगर आप देखोगे तो आपके पास जो ऊपर वाला ग्रुप है CH3 और नीचे वाला जो है इथाइल यानी मिथाइल इथाइल डिफरेंट ग्रुप है, यानी इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस वजह से मीज़ो नहीं होगा। कायरल तो है लेकिन मीज़ो नहीं है। इस वाले ऑप्शन में आप धोखा मत खा जाना, ठीक है ना। इसमें आपको ऐसा लगेगा सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं फिशर जो हम लोग बना सकते हैं वो सिर्फ किसका बनता है, आपका इक्लिप्स फॉर्म का बनता है। जबकि अगर आप इसका इक्लिप्स बनाओगे, सॉहर्स बनाता हूँ अगर मैं, तो इसका सॉहर्स कैसा बन जाएगा, इसका सॉहर्स कुछ ऐसा बनेगा कि CH3 है ना। इसके ठीक पीछे वाला ग्रुप इधर आता है तो ये भी क्या है, CH3 है। बताओ H है, इधर है राइट साइड, लेफ्ट साइड कौन है, Cl। यानी अगर आप आपके अकॉर्डिंग देखोगे, मेरे अकॉर्डिंग जो है आपका यही होगा सेम। तो अगर ये राइट है तो Cl है, लेफ्ट है तो H है, तो H और Cl हो गया। इसमें आएंगे तो देखेंगे लेफ्ट साइड क्या है Cl, राइट साइड क्या है H। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि भाई ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलना पॉसिबल है ही नहीं, स्टैगर्ड में मिल सकता है वो तो इसीलिए आप इसमें नहीं करना। ये नहीं कि आप ऐसे कर लेना सर यहाँ सेंटर रखेंगे और ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं कर सकते। आप फिशर में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करेंगे, क्योंकि फिशर सिर्फ किसका बनता है, इक्लिप्स का, और इक्लिप्स में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसलिए आप इस तरह से क्वेश्चंस में नहीं करोगे। तो आप क्या बोलोगे, इसमें भी कोई ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप लास्ट वाला जो देखोगे ऑप्शन जो 3 है, तो इसमें आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये दोनों सेम है, दोनों ही कैसा है आपके पास सेम ग्रुप है, प्लस दोनों ही कैसे हैं आपके वेज है। तो अगर ये भी वेज है और ये भी वेज है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से कट कर दोगे, तो इधर जो मिलेगा और इधर जो मिलेगा वो दोनों सेम चीज़ है आपके पास, है ना। इस तरीके से देखो, ऐसा ये इस तरह से, है ना। तो देखो इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप कैसा है, सेम है। तो अगर इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप सेम है तो आप क्या बोलोगे, कैसा है, मिरर इमेज है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। दूसरी चीज़, ये कायरल भी है और ये कायरल भी है, तो कायरल है प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ये कैसा है, मीज़ो है। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 आंसर होगा। तो 3 ओनली किस में है, बी में, तो आपका आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, राइट। Next question is 50. It says the number of radial nodes in 5s atomic orbital are. तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1, जहाँ पे n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 5s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना है 5, और s ऑर्बिटल के लिए हमें पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 0। तो l की वैल्यू है 0 -1, इसका मतलब ये आ गया 4। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 5s ऑर्बिटल इज 4। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे तो 51 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर्स, कौन आइसोमर नहीं है। तो जैसे आप पहले वाले में देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या है सर, OH है और यहाँ क्या है, CH3 है, ठीक है। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे यहाँ OH है और यहाँ क्या है, CH3 है। तो ये क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 पे है, यानी 1 और 3 पे है, जबकि यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 पे है। तो 1 और 4 पे यानी ये पोजीशन आइसोमर है, ये तो आइसोमर है। उसी तरीके से आप बी में देखोगे तो सेम आपको दिखेगा, देखो ये 1, 2, 3 पे यानी 1 पे और 3 पे है। इसमें आप देखोगे तो ये 1 पे और 2 पे है, तो आप क्या बोलोगे, ये 1 और 3 पे है, ये 1 और 2 पे है, यानी ये भी पोजीशन आइसोमर्स है। यहाँ आप देखोगे तो क्या होगा, ये आपका एल्कोहल है और ये आपका ईथर है। तो एल्कोहल और ईथर एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो ये भी आइसोमर है। लेकिन ये जो है ये कैसा है, ये आइडेंटिकल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको दिखेगा यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है, OH है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में इधर आपके पास CH3 है और इधर क्या है, OH है। तो आप देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, यानी दोनों तो सेम है। दोनों क्या है, 2 मिथाइल, आपके पास 3 मिथाइल फिनॉल, और ये भी क्या है, 3 मिथाइल फिनॉल, यानी दोनों ही क्या चीज़ है, सेम है, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। और अगर दोनों आइडेंटिकल हैं इसका मतलब ये आइसोमर्स तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, नॉट आइसोमर्स पूछा था। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52. इट सेज the wave number of the first line of the Balmer series of a hydrogen atom is 15,200 cm-1. What is the wave number of the first line of the Balmer series of lithium 2+ ions? तो हमें हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज उसका वेव नंबर दिया है, और लिथियम 2+ के फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज
उसका वेव नंबर निकालना है। और हमें पता है फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां है, हायर लेवल n2 है 3 और लोअर लेवल n1 है 2। सो 3 से 2 का जो ट्रांजिशन है दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज, मतलब n2 इज 3 और n1 इज 2। और वेव नंबर का फॉर्मूला पता होता है हमें, वेव नंबर इज इक्वल टू RH z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम और लिथियम 2+ दोनों के लिए हमें फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज चाहिए। इसका मतलब दोनों के लिए n1 और n2 का वैल्यू क्या है, सेम है। ये वैल्यू दोनों के लिए सेम है और RH इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये भी सेम है। इसका मतलब अगर ये और ये सेम है तो वी कैन से वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। इसका मतलब वी कैन से कि वेव नंबर ऑफ लिथियम 2+ डिवाइडेड बाय वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हो जाएगा लिथियम 2+ का जो एटॉमिक नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है 1 उसका स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा हमें वेव नंबर ऑफ लिथियम 2+ इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज, जो कितना दिया है 15,200 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 136,800 सेंटीमीटर माइनस 1। तो ये किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिया है, लेकिन अगर इसे हम मीटर माइनस 1 में कन्वर्ट करें तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दिस बिकम्स 136,800 एंड 00 मीटर माइनस 1। सो दिस इज द वेव नंबर और ये हमें दिया है ऑप्शन बी में। सो इसका मतलब बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. इट सेज which of the following is not a permissible set of quantum numbers of an electron in an atom? तो हमें देखना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है। तो हमें यह पता होता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू होती है 0 से n-1 और अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर है l तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0 और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है या तो +½ या फिर -½ तो इसको देखते हुए लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में n की वैल्यू है 4, इसका मतलब l की वैल्यू होगी 0 से n-1, मतलब 0 से 3 के बीच में पॉसिबल है। यहाँ पे 0 दिया है तो बिल्कुल सही है। और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू हो सकती है सिर्फ 0, तो ये भी सही है। एंड s की वैल्यू है -½ जो पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में n की वैल्यू है 5, इसका मतलब जो l है इसकी वैल्यू पॉसिबल है 0 से 5-1, मतलब 0 से 4, तो ये l की वैल्यू है 3 जो रेंज के अंदर है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। जब l की वैल्यू है 3 तो m की वैल्यू पॉसिबल है -3 से +3 इंक्लूडिंग 0 और ये 0 दिया है, मतलब कि ये पॉसिबल है। और s की वैल्यू भी पॉसिबल है +½ तो क्योंकि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में n की वैल्यू है 3 तो l की वैल्यू पॉसिबल है 0 से 2, यहाँ पे l की वैल्यू दी है 3, इसका मतलब कि ये l की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। l की वैल्यू पॉसिबल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, मतलब कि जो ऑप्शन सी है ये क्वांटम नंबर या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है तो सी हमारा आंसर होगा। तो डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में n की वैल्यू है 3 तो l की वैल्यू पॉसिबल है 0 से 2, जो यहाँ पे दिया है 2 पॉसिबल है। जब l की वैल्यू है 2 तो m की वैल्यू है -2 से +2 पॉसिबल, और यहाँ पे -2 दिया है तो ये सही है। और s की वैल्यू -½ ये भी पॉसिबल है। सो इस वजह से डी हमारा आंसर नहीं होगा। आवर आंसर विल बी सी, क्योंकि सी का जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. इट सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a bulb of 40 watt in 1 second if wavelength of photon is 400 nanometer. तो हमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने हैं, उसे मान लेते हैं x। तो अगर x है नंबर ऑफ फोटॉन्स तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है x इंटू hc/λ, जहाँ पे hc/λ इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। दिस इज द टोटल एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया है 40 वाट, इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 40 इंटू 1 ये आ जाएगा SI यूनिट में विच इज जूल। सो 40 इंटू 1 जूल इज इक्वल टू x इंटू hc/λ।
लेमडा। तो हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो अब ये जो जूल है ये कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज इक्वल टू x इंटू एच सी बाई लेमडा, और h इंटू सी की वैल्यू वी कैन राइट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, जो होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है 400 नैनोमीटर। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 3.1। तो यहाँ से मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 3.1। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली 8 इंटू 10 टू दी पावर 19। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. It says the maximum kinetic energy of photoelectron when a radiation of frequency 10 to the power 4 Hz strikes a metal having threshold frequency nu naught of 10 to the power 3 Hz is. तो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, और हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। सो ये बन जाएगा एच इंटू न्यू, या फ्रीक्वेंसी दिया है 10 टू दी पावर 4 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है 10 टू दी पावर 3। सो दिस गिव्स अस h इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, और h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, और ये वैल्यू आ जाएगी जूल में, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आती है अप्रोक्सीमेटली 5.96 into 10 to the power -30 joule. So this will be our answer. The answer is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आपसे पूछा है इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन होंगे। तो जो पहला है ये आपके पास साइक्लोअल्केन वाले टाइप का जीआई शो करेगा, है ना। उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये एक H है और एक Cl है, तो ये और ये ग्रुप डिफरेंट है, और इस पर एक H है और एक Cl है, ये और ये भी ग्रुप डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा है आपके पास CH3 CH, और इसमें क्या है डबल बॉन्ड N, और एक क्या है OH, और एक क्या है लोन पेयर, तो ये ऑक्साइम है। ऑक्साइम कैसा होता है सीन एंटी आइसोमर शो कर सकता है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, यानी ये भी जीआई शो करेगा। वही तरीके से आप नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है साइक्लो अल्कीन दिया हुआ है। तो अगर साइक्लो अल्कीन दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि ये जीआई शो कर सकता है ना। तो एक बार यहाँ पर लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा ट्रांस वाला, और यहाँ लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा सिस वाला। यानी इसी का अगर मैं सिस फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो देखो ये H और ये H सिस वाला हो जाएगा, और देखो ये H और ये H कैसा हो जाएगा ट्रांस वाला हो जाएगा। तो आप ये बना दोगे, ये वाला ट्रांस हो गया आपका, और ये वाला क्या हो गया आपके पास सिस हो गया। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसमें भी जीआई क्या कर रहा है शो कर रहा है, तो सारे के सारे में जीआई शो कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज़, क्या ध्यान रखना है कि साइक्लोअल्कीन में जीआई तभी शो कर सकता है जब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, कम से कम 8 कार्बन होना चाहिए, 8 कार्बन से कम है और साइक्लोअल्कीन है तो वो जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 57। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एनी स्टीरियो आइसोमर्स। पूछा इसमें से कौन सा स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। तो आपको पता होगा स्टीरियो आइसोमर पूछा है, ध्यान रखें है ना, ज्योमेट्रिकल नहीं पूछा है सिर्फ। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये Cl है, ये क्या है Br है ना, ये आपका I है, और ये क्या है आपके पास F। तो आप क्या बोलोगे सर ये तो इवन एलिन्स है, और इवन एलिन्स के केस में आपको पता ही होगा ये और ये क्या होते हैं सेम प्लेन में नहीं होते हैं। अगर ये डैश है तो ये क्या होगा वेज होगा। तो इसमें क्या है ये प्लेन कैसा है बाहर की तरफ और ये कैसा है अंदर की तरफ। तो आप क्या बोलोगे सर इसमें ये ग्रुप भी डिफरेंट है और ये ग्रुप भी डिफरेंट है, तो जीआई तो नहीं शो करता, लेकिन इसमें ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ना इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी ये कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो डी और एल दोनों में से कोई हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे ये क्या शो कर सकता है आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है ये तो, है ना। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे नेक्स्ट वाले में तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, है ना, ये आपका ऑड एलिन्स है, और ऑड एलिन्स के केस में जीआई शो करता है अगर ग्रुप्स क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए। तो अगर ऑड एलिन है आपके पास, ये कैसा एलिन्स है ऑड एलिन्स है,
तो ऑड एलिमेंट्स के केस में अगर आपके पास ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये GI शो कर रहा है। और चूंकि ये GI शो कर रहा है, क्यों GI शो कर रहा है, क्योंकि सारे सेम प्लेन में तो क्या होगा, आपके पास GI शो कर सकता है, लेकिन इसमें ये प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर है, तो इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए GI शो नहीं करता। तो फिर क्या देखा हम लोगों ने, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ये कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है। और यहाँ पर GI शो कर रहा है, इसीलिए स्टीरियो आइसोमर्स है, यानी BV है जो आपका वो स्टीरियो आइसोमर है। लेकिन आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपसे देखा है, फिर से देखो आप इवन एलिमेंट्स दिया है, इस बार कितने कार्बन दे दिया आपके पास, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कितने हैं, 4 है। तो ये आपके 1 2 3 और 1 हो गया यहाँ से। इस पर आपके पास लगा हुआ है क्लोरीन, और इधर क्या है I, और इधर क्या है F, है ना। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप आओगे तो आप क्या बोलोगे, सर इस बार फिर से इवन एलिमेंट्स है। तो इवन एलिमेंट्स है तो सर तो GI तो नहीं शो कर सकता। अब क्या इसमें सिमेट्री है, बिल्कुल है। अगर ये फिर से प्लेन के इस तरह से अंदर है और ये प्लेन के बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को प्लेन मान के कट कर देंगे। यानी ये इस तरह सोचो, ये I बाहर की तरफ है और ये F की तरफ है, तो मैं इसको प्लेन मान लूँ इस तरह से, है ना। तो अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो ये भी कट जाएगा और इसके अंदर भी जो होगा ये भी कट जाएगा, तो दोनों ही पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरह से कटते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बताओ ऊपर कौन बचा, Cl, नीचे कौन बचा, Cl, और ये क्या हो गया, I और F, इसको प्लेन माना है क्योंकि ये बाहर अंदर था। तो दो प्लेन आपके पास, एक बोर्ड वाला प्लेन है और एक प्लेन के बोर्ड के अंदर और बाहर वाला प्लेन है। तो इस प्लेन से कट किया तो इसके बाहर कौन था, आपका फ्लोरीन कट गया, अंदर कौन था, आयोडीन कट गया हाफ, और ये यहाँ से कट करते हुए मैं यहाँ से निकल गया, तो ऊपर कौन, Cl, नीचे भी कौन, Cl। तो बताओ इसमें क्या मिल गया, सिमेट्री। और जिसमें सिमेट्री हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, यानी ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। इस वजह से आप क्या बोलोगे, ये जो है इसका आंसर जो आपको यहीं से मिल चुका है कि C आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन भी देख सकते हो आप, लास्ट ऑप्शन क्लियर है, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड है, ग्रुप्स डिफरेंट है, अगर एक ही कार्बन पे ग्रुप्स लगे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यहाँ भी क्या है, ये ग्रुप्स जो है ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, C हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ POS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन किसका है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। तो ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, आपको बस देखना है रिपल्शन कहाँ सबसे कम हो रहा है ना। तो रिपल्शन आपके पास सबसे कम कहाँ हो रहा है, वो देखना है जहाँ बल्कीनेस कम होगी। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन में देखोगे तो फ्रंट पे कौन लगा है, देखो CH3 H और CH3, और बैक पे कौन लगा है, CH3 और H। लेकिन आप देखो इस दो CH3 के बीच में कौन है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर एक CH3 एक H के बीच में क्या है, CH3 है। तो इन दोनों CH3 के बीच में अगर आप CH3 रखोगे तो बल्कीनेस की वजह से इसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ढूंढो किसमें CH3 के बीच में CH3 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ भी देखो CH3 यहाँ भी CH3 है, यानी यहाँ भी रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें देखो CH3 के बीच में क्या है, H है। बताओ यहाँ CH3 और CH3 तो है, लेकिन इधर क्या है, H है। यहाँ CH3 तो है, लेकिन इधर क्या है, H है। यानी इसमें रिपल्शन बहुत क्या है, कम है इन दोनों के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ देखो तीनों ही CH3 है, यहाँ देखो तीनों ही CH3 है। तो इन दोनों में क्या होगा, आपके पास वैन डर वाल स्ट्रेन बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। जो ग्रुप्स के बीच रिपल्शन होता है वो वैन डर वाल स्ट्रेन होते हैं ना। तो आप क्या बोलोगे, इसमें वैन डर वाल स्ट्रेन बहुत क्या है, ज़्यादा है। और चूंकि वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है तो इसे आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ चेक नहीं करना था, टाइम बर्बाद नहीं करना था कि आप ड्रॉ कर रहे हो और फिर कर रहे हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से चेक करो, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। कि आपसे अगर पूछा मोस्ट स्टेबल, तो आप ढूंढो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सीधा स्टेबल कौन होगा, जहाँ रिपल्शन कम होगा। तो आपको देखना था इन तीनों में से सबसे कम रिपल्शन कहाँ पे है। तो जहाँ भी फ्रंट और बैक के बीच बल्कीनेस कम होगी वहाँ क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। उसके बेसिस पे हम लोगों ने आंसर कर लिया। यहाँ तीनों CH3 थे, रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, तीनों CH3 रिपल्सन सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तीनों CH3 नहीं है, यहाँ तीनों CH3 नहीं है, यहाँ तीनों CH3 नहीं है। तो रिपल्सन क्या है, कम है फ्रंट और बैक के बीच में। इस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। Next question is 59. It says the maximum number of electrons present in the fourth shell is. तो किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका फॉर्मूला है 2n²। तो यहाँ पे फोर्थ शेल है तो n की वैल्यू है 4। दिस मीन्स 2 × 4 का स्क्वायर। दिस इज 2 × 16 विच इज 32। इसका मतलब कि फोर्थ शेल कैन हैव मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Next question is 60. It says de Broglie wavelength of a 20-gram ball moving with a velocity of 50 meter per second is. So de Broglie wavelength का formula होता है h/mv।
जहाँ पे m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ बॉल दिया है 50 मीटर पर सेकंड और हमें मास दिया है 20 ग्राम। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करें SI में इंटू kg तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। तो m और v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगा h बाय m इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी वैल्यू इन SI यूनिट विच इज मीटर। सो ये बन जाएगा h बाय 20 इंटू 50 होता है 1000 इंटू 10 टू द पावर -3। सो दिस इज इक्वल टू h बाय 1000 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1। तो h बाई 1 मीटर एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में। सो बी विल बी द आंसर। Next question is 61. It says the energy required to excite the electron in a hydrogen atom from second to third orbit is. तो हाइड्रोजन एटम में हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट E2 इसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E3 होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट पे जाएगा तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हो जाएगी E3 माइनस E2, जहाँ पे E3 है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस और एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट कितनी होती है -3.4। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑप्शंस में हमें जूल दिया है तो इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए we have to multiply with 1.6 into 10 to the power -19 और ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 3.02 into 10 to the power -19 जूल। सो दिस इज आवर आंसर और ये दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62. इट सेज which of the following has the correct sequence of decreasing order of ionic radius. तो गिवन ऑप्शंस में हमें एनायंस दिए हैं हेलोजन फैमिली के। सो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हमें दिया है इनके आयंस F-, Cl-, Br-, I-। सो वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप और हमें पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ती है तो रेडियस बढ़ेगी और इनकी आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी? I- की, उससे कम Br-, उससे कम Cl- एंड उससे कम होगी F-। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर पे आपको क्या बताना है, उसके कॉन्फ़िगरेशंस बताने हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर बताना है तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको CIP रूल आना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ आंसर करते हैं। तो ये क्या है? Br है, ये क्या है? Cl है, ये क्या है? F है, ये क्या है? H है और ये क्या है? COH। देखो रूल्स क्या है मैं फटाफट से आपको बता दूं। CIP रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप देखते हो एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप देखोगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी सेम है तब आप देखोगे पहला एटम कौन सा अटैच्ड। पहला एटम सेम है अटैच तो आप उसके बगल वाले एटम पे जाओ, अगर वो भी सेम है तो उसके बगल वाले पे जाओ, वो भी सेम है तो उसके बगल वाले पे जाओ। इस तरीके से आपको देखना होता है। ठीक है, उस पर भी और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतने फैक्टर्स पे दिमाग में रखो। आपको फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि सबसे पहले क्या देखना है आपको, जो एटम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली अटैच्ड है उसमें आपको क्या देखना है कि उसमें आपका एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो आप एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास भी सेम हो जाए तो फिर आप क्या देखो कि अच्छा पहला एटम सेम है, मतलब पहला एटम सेम है तो दूसरा एटम देखो, दूसरा एटम अटैच सेम है तो फिर तीसरा एटम देखो, तीसरा सेम है तो चौथा देखो, एंड सो ऑन इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं इस कार्बन के लॉन्ग। ठीक है, इस कार्बन के लॉन्ग अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या क्या है, फ्लोरीन है और क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन है और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। लेकिन इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, देखो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो पहला एटम को देखेंगे हम लोग, इसमें फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो बताओ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरीन का एटॉमिक सबसे ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी 1 हो गया। अब इन तीनों में से ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो ये तो सबसे लास्ट होगा, ये नंबर 4 हो गया। अब
इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, इस कार्बन से कौन जुड़ा, ब्रोमीन। यानी कि ऊपर वाले कार्बन की प्रायोरिटी 3 होगी और इसकी प्रायोरिटी 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कहाँ से कहाँ रोटेट करना है, 1 से 2, 2 से 3, है ना। अपने पास ये वाला 2 है ना, ये वाला अपना 4 हो गया था ना, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया अपना 3 और ये 4 है। तो हम लोग नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कहाँ से कहाँ रोटेट करना है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। बीच में अगर आएगा 4 तो आप उसको इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर कर देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 से कहाँ जाना है, 2 पे गए, 2 से कहाँ आना है वापस 3 पे। देखो बीच में 4 आया, उसको क्या कर दिया, इग्नोर। तो आपके पास कैसा आया बताओ, हॉरिजॉन्टल पे है फोर्थ ग्रुप। तो अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या हो जाएगा बताओ, हम लोग क्या बोलेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आपका एस आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे। अब ध्यान से देखना, इसको मैं वापस से क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं फिर से बनाता हूँ। अब फिर से बनाया तो CHO, यहाँ Br, यहाँ क्या हो जाएगा Cl, यहाँ क्या है F, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है COOH। ठीक है, अब फिर से नंबरिंग करना है, लेकिन अब इस वाले कार्बन को मानना है। तो इसके अकॉर्डिंग बता दो क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ कार्बन है। तो सबसे पहले किसका प्रायोरिटी, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा। अब देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, देखो फ्लोरीन। तो कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा और कार्बन से इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, फ्लोरीन का। यानी थर्ड नंबर जो है वो नीचे वाला कार्बन हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो अब फिर से रोटेट करना है, 1 से कहाँ जाना है 2, 2 से कहाँ आना है 3 और 3 से कहाँ आना है 1। अब कौन सा पे है फोर्थ, वर्टिकल पे। तो वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन, तो वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर हो जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस, इसका क्या हो गया आर। और नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको 2 माना है और इसको 3 माना है हम लोगों ने। तो 2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, एस, और आपका 4 वाले का 3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, इस वाले कार्बन का, यानी ये वाला कार्बन का आर आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2s 3r आपका ऑप्शन हो जाएगा। 2s 3r ऑप्शन नंबर डी में है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, अदरवाइज़ आपको अगर नहीं पता है कि आर कब होता है और एस कब होता है तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्लासरूम में इसको पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें ये याद होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, और अगर कायरल नहीं है तो फिर आप सिमेट्री देखोगे कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, नहीं है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो भी ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। तो इसलिए आप कायरल के पीछे मत पड़ो। हमेशा क्या होता है, कायरल इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि कायरल सेंटर्स में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। लेकिन कायरल होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा कायरल होगा तो मीजो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर एक कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक से ज़्यादा है तो चेक करना पड़ेगा, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले वाले ऑप्शन में अगर देखोगे आप तो CH3 है, CH पे क्या है, OH है, और फिर क्या है CH2 CH3, है ना। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है ये कैसा है, कायरल सेंटर, ये कैसा है, कायरल सेंटर। अगर ये कायरल सेंटर है तो आप क्या बोलोगे कि अगर इसे कायरल सेंटर है तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, राइट। अगर उसी तरह से अगर हम लोग बात करें B की, तो अगर आप B की बात करोगे तो B में क्या है आपके पास, Cl है, CH है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड CH है और CH3 है। देखो अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ये कैसा इवन एलिमेंट्स है, इवन एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा बताओ, इस पे ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, इस पे ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। तो क्या होगा, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कैसा है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट आपके पास दिया है, आपके पास इस तरह का कंपाउंड है बाईसाइक्लो वाला, और बाईसाइक्लो के केस में ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास इस तरीके से सामने सामने ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उनके सामने ग्रुप्स लगने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से रोटेट कर जाते हैं। तो अभी तो प्लेनर थे, लेकिन जैसे ही घूमेंगे कैसे बन जाएंगे, नॉन प्लेनर। तो इसके रोटेशन की वजह से क्या हो गया, अब ये आधा प्लेन के बाहर और आधा प्लेन के कहाँ चला गया, अंदर। और इस वजह से अगर आधा प्लेन के बाहर और आधा प्लेन के कहाँ आ गया है, अंदर आ गया है, इस पर आपके कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, COH लगा हुआ है। तो इस पर मैं COH लिख देता हूँ, COOH, है ना। और इस पर आपके पास लगा हुआ है NO2, तो मैं NO2 लिख देता हूँ। तो अगर ये घूम के इस तरह से आ गया, इस तरह से, है ना, अब 2 प्लेन हो गए, ये ऐसे सुन लो,
एक ये वाला प्लेन है और एक ऐसा प्लेन है, इस तरीके से हो गया। पहले कैसा था, ऐसा सामना सामना, रिपल्शन हुआ, रिपल्शन की वजह से घूम गया, अब घूम गया तो आधा प्लेन के बाहर आधा प्लेन के अंदर, और ये प्लेन के ऊपर और नीचे। तो इसमें ना तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट है, ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट है। अगर ये दोनों सेम हो जाता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती, या ये दोनों सेम हो जाता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती, लेकिन ना तो ये दोनों सेम है ना तो ये दोनों सेम है, तो क्या बोलेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये कैसा है, आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्लेन डिफरेंट है, और जब प्लेन डिफरेंट होता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी इसमें, आप चेक कर सकते हो, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो आप बोलोगे ये भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसमें सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन एटम है, ये पूछा है। तो आपको बस क्या देखना है कि इसमें डिग्री देख लो आप, सबसे अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 65 है, आप इसमें देख लो, इसमें क्या है, इसमें 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो इसमें तो अलग अलग टाइप की डिग्रीज है, तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। इसमें अगर आप आओगे तो इसमें आप क्या बोलोगे, ये कैसा है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, यानी सारे कैसे हैं, सेम टाइप। एक तो ये हो गया अपना, ठीक है। दूसरे वाले में अगर आप आओगे तो इसमें आपको ये दिया, तो आप बोलोगे इसमें क्या है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री। तो इसमें तो 2 टाइप के हैं, तो इसमें तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास दिया हुआ इस तरह से, इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री। आप बोलो सर ये तो 3 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री है, तो इसमें भी तो डिफरेंट हो गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, आपसे ये नहीं पूछा है डिग्री ऑफ कार्बन, आपसे पूछा टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास हाइड्रोजन है क्या, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन किसके पास है, इन सब के पास। हाइड्रोजन किसके पास है, इन सब के पास। बताओ सब कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। तो सेम टाइप के पास हैं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा कि अच्छा ये जो 4th वाला है सर, इसमें आपके पास सेम टाइप के हैं। और किसमें है सर, ये 2 वाले में सेम टाइप के, यानी 2 और 4 हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 66. It says for Na plus, Mg2 plus, F minus and O2 minus, the correct order of increasing ionic radii is. तो हमें इन 4 आयंस का आयनिक रेडियस का ऑर्डर देखना है। तो ये जो चारों आयंस हैं ये सभी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। जैसे Na प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली मैग्नीशियम 2+, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम -2 विच इज अगेन 10। F- के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, उस पर -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। एंड O2-, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक नंबर 8 + 2 विच इज 10। सो दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और हमें पता है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है साइज उतना ही कम होता है, और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है साइज उतना ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम में है, सो मैग्नीशियम 2+ का साइज होगा सबसे कम, उसके बाद Na+, उसके बाद F- एंड देन उसके बाद O2-। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67. इट सेज एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। सो ऑप्शन ए में दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और ये हमें याद रखना है, इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिड्स और बेस दोनों से रिएक्ट करती है, तो ए विल बी आवर आंसर। ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ऑप्शन सी में दिया है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। और ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक एसिडिक ऑक्साइड है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो इसको। इसमें इधर CH3 है
और इधर लगा हुआ है आपके पास OC डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या है? एस्टर। और एस्टर में मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उस साइड का आप नेमिंग लिखोगे, यानी आपको ये वाले पार्ट का नेमिंग पहले लिखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 पे क्या है? मिथाइल है। तो आप बोलोगे 4 पे क्या है? मिथाइल है ना। और ये भी ब्रांच है क्योंकि मेन चेन तो आपका ये 2 कार्बन का है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है मेन चेन का। तो आप बोलोगे क्या है सर कि ये फिनाइल है। तो आप क्या बोलोगे 4 पे क्या है सर? मिथाइल। और ये क्या है? फिनाइल। तो लिखा 4 मिथाइल पे क्या है? फिनाइल है ना। ये फिनाइल और इस पे 4 पे मिथाइल, तो 4 मिथाइल फिनाइल। कितने कार्बन का चेन है? 2 का, तो लिखा इथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन, और चूंकि ईस्टर है तो लास्ट में क्या लगा दिया? ओएट। तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनाइल इथानोएट। तो कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप बन गया होगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, इधर है Cl, इधर भी है Cl, इधर है Br और इधर है NO2। तो आपसे पूछा है कि बताइए सर इनमें से नॉमेनक्लेचर कौन सा सही है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो आप नंबरिंग किधर से करोगे? आप बोलोगे सर इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग तो सेम है। तो नंबरिंग जब सेम हो जाए तो प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली देते हैं। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पे नाइट्रो आएगा यानी कि N, और इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पे क्लोरो आएगा यानी कि C। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबरिंग सेम है तो प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप क्या बोलोगे सर ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग नाम लिखोगे। तो आप नाम कैसे लिखोगे? जो पहले अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। तो 4 पे क्या है? ब्रोमो, तो लिखेंगे 4 पे ब्रोमो है। फिर 2 और 3 पे क्या है? क्लोरो है। तो 2, 3 कितनी बार है? 2 बार, तो लिखेंगे डाइक्लोरो। एन टोटल फिर क्या है? 5 पे नाइट्रो है, तो लिखेंगे 5 पे नाइट्रो। फिर टोटल कितने कार्बन है? 6, तो लिखा हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन। तो आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं किसमें 4 ब्रोमो, 2, 3 डाइक्लोरो, 5 नाइट्रो, हेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 70. It says the correct order regarding the electronegativity of hybrid orbitals of carbon is. तो हमें पता है कि hybrid orbitals में higher is the percentage s character. ये जितना ज़्यादा होगा electronegativity भी उतनी ही ज़्यादा होगी. It is because of higher penetration power of s orbitals. तो हमें ऑप्शंस में दिए हैं sp, sp2 और sp3. सो इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में sp का परसेंटेज s करेक्टर होता है 50%, sp2 का है 33.33% अप्रोक्सीमेटली एंड sp3 का है 25%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर है sp में, तो इसका मतलब दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देन दिस एंड देन sp3। इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा sp, देन sp2 एंड देन sp3। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71. इट सेज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट मेंडेलिवियम एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 101 इज। तो इनके IUPAC नेम के लिए हम यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको। तो पहला डिजिट है 1, इसके लिए वी यूज़ द नेम अन, और 0 के लिए वी यूज़ नील, एंड देन अगेन 1 तो वी यूज़ अन, और लास्ट में लगाते हैं एक सफिक्स em. दिस इज द सफिक्स विच वी यूज। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा अन, नील, अगेन अन एंड देन सफिक्स em. सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ मेंडेलिवियम, अन, नील, अन, em. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो फिर से IUPAC का एक क्वेश्चन है, और अगर हम लोग इसमें बात करें तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है और इसका आपका नॉमेनक्लेचर पूछा है। राइट, तो आप क्या बोलोगे, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। तो हम लोग नंबरिंग ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा? 6 होगा। आप बोलो सर इधर से करते हैं तो ये 1 2 3 4 पे आता है ना, इसलिए नंबरिंग ऊपर से ना करके नीचे से किए और इधर घूम गए क्योंकि छोटा नंबर आ रहा है, और छोटे नंबर आ रहे हैं तो फिर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन ब्रांच है? ये ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच। तो आप क्या बोलोगे 5 पे क्या है सर? तो 5 पे इथाइल है। उसके बाद क्या है सर? 3 पे कितनी बार है? 2 बार, तो 3, 3 डाइमिथाइल है। देन कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो
है ना। फिर कहते हैं 6 है तो लिखेंगे हेक्स, और 1 पे है तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो या हेक्सिन भी लिख सकते हो। तो आप क्या ढूंढोगे 5 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसे नंबरिंग का था। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 1 स्टार्ट करके इधर घूमोगे तो डबल 1 छूट जाएगा, तो फिर चेन में नहीं आ पाए वो, फिर घूम के आओगे तब चेन में आएगा। इसलिए आप यहाँ से लेके यहाँ नहीं घूम सकते, या तो यहाँ से लेके इधर घूम सकते हो या तो लेके इधर घूम सकते हो। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा छोटा नंबर किधर आ रहा है, तो जो छोटा नंबर आ रहा था उसको हम लोग को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, स्मॉलर नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपको इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना है। जैसा दिया हुआ है COH, फिर है CH2, फिर है C पे OH और नीचे है COOH और फिर है CH2 और COH। इसमें बहुत लोगों ने गलती क्या की होगी, यहाँ से चेन स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म किया होगा। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भी COH है, ये भी COH है, ये भी COH है, तीनों COH है, तो तीनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। अगर तीनों की प्रायोरिटी सेम है तो तीनों को या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। तो क्या यहाँ पर तीनों को ले पा रहे हैं चेन में, मेन चेन में नहीं ले सकते, तो तीनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तीनों को छोड़ देंगे तो मेन चेन जो है अपने पास यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 का ही मेन चेन बनेगा। और ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पर ओइक एसिड नाम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा केस जब बनता है जिसमें चेन से डायरेक्टली जुड़ा होता है COH, है ना, तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा नाम लिखते हैं, उसका सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो आप इसमें जब नाम लिखोगे तो सबसे पहले जो बच गया ये प्रीफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स है तो क्या लिखेंगे, OH का प्रीफिक्स क्या होता है, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 2 पे लिखा हम लोगों ने हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया। अब टोटल कार्बन कितने थे, 3, तो लिखा प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन, और कितने पर है, तो 1 पे 2 पे 3 पे कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखेंगे ट्राई, क्या है 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिख सकते क्योंकि चेन में नहीं आया है, अगर चेन में आता तो क्या बोलते हैं, ओइक एसिड लिख सकते थे, लेकिन चेन में नहीं आया है। और अगर डायरेक्टली चेन से जुड़ा नहीं होता तो फिर भी हम उसको सफिक्स नहीं मानते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली चेन से जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, तीनों को ही सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम लोग ढूंढेंगे 2 हाइड्रोक्सी, आपके पास प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, देखते हैं कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन अपने पास मिल रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, लेकिन ये वाला देखिए डाइओइक लिखा है, ये गलत है वैसे भी, तो आंसर क्या होगा 1,3 2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is 74. It says the difference in electronegativity value in fluorine and nitrogen according to Pauling scale is. तो Pauling scale के according फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है that is 4.0 and नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है that is 3.0। तो अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा EN, दिस विल बी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 माइनस नाइट्रोजन which is 3.0 and the difference is 1.0। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। इट सेज द एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p5 बिलोंग्स टू। तो हमारे पास एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है 3, और जो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही होता है पीरियड नंबर। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इट इज प्रेजेंट इन द पीरियड 3 और थर्ड पीरियड। ओके, अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज NS2 NP5, और NS2 NP5 जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन फैमिली, और हेलोजन फैमिली जो होती है दैट इज ग्रुप नंबर 17। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इट इज इन पीरियड 3 एंड ग्रुप नंबर 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question is 76. It says which element will form the most basic oxide? तो हमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ये जो एलिमेंट्स है सभी के सभी सेम पीरियड में है। सो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। एंड वी नो कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मेटालिक नेचर है वो कम होता है और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी कम हो जाता है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसमें होगा, सोडियम की ऑक्साइड में होगा विच इज Na2O। तो सोडियम फॉर्म्स द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड इन गिवन ऑप्शंस में से। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इट सेज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम बिकॉज। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है
1s2 2s2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो जब हम बेरिलियम को आयनाइज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 2s से, जब हम बोरॉन को आयनाइज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 2p से। अब 2s और 2p में 2s का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और 2p इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली इजी होगा, इसमें लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और इसका मतलब बोरॉन हैज़ लेसर आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी हैज़ p इलेक्ट्रॉन टू रिमूव, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन का स्टेटमेंट है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ऑल ऑर्बिटल्स विद सेम n हैव इक्वल एनर्जी। तो असर्शन का स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वी नो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर l पे, दोनों पे डिपेंड करती है, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करती है। और जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसका मतलब असर्शन का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रीजन का स्टेटमेंट दिया है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन बोथ n एंड l। तो रीजन का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो है आपसे पूछा है कि इसमें से ई फॉर्म कौन है। देखो सिंपल है, आपको जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला आपको CIP रूल याद होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को आपको करना है। देखो आप कैसे करते हैं, अगर आपके पास यहाँ है Br, इस पर क्या है I, इस पर क्या है F और इस पर क्या है Cl, तो आप क्या करो, मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर से कंपेयर करना है। इस कार्बन पे 2 ग्रुप, इस कार्बन के 2 ग्रुप, इनकी प्रायोरिटी देखो, इनकी प्रायोरिटी देखो। Br और आयोडीन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, आयोडीन का, तो नंबर 1 और ये नंबर 2। इसमें आएंगे तो क्लोरीन नंबर 1 और ये नंबर 2। तो देखो आप इसमें नंबरिंग कैसा है, सेम साइड। अगर सेम साइड सेम नंबर होता है तो इसको हम लोग Z फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Z फॉर्म बोलते हैं। तो ये Z आ गया। आपसे पूछा है E, तो दूसरे पे जाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ क्या है OH, लेकिन देखो यहाँ लिखा है 18 यानी आइसोटोप दिया हुआ है, और फिर इधर दिया हुआ है CD3 है ना, और इधर दिया है CH3। तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें ये भी आइसोटोप्स हैं, तो बताओ कार्बन कार्बन सेम है तो किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम पे। तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या देखेंगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसका याद है, इसका, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। इसमें आएंगे तो दोनों सेम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन इसका क्या है, ये 18 है, ये 16 वाला है, तो इसका मास ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो बताओ इसमें भी कैसा आएगा, सेम साइड, तो सेम साइड है तो ये भी क्या है, Z है, लेकिन आपसे Z तो पूछा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर है CH3 और ये कार्बन कौन सा है 14 वाला, और इधर है आपके पास नॉर्मल CH3, ठीक है। इधर है आपके पास CH3 14 वाला है ना, और इधर है आपके पास OMe, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें इन दोनों में कंपेयर करना है क्योंकि इस कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं, और इसमें इन दोनों में कंपेयर करना है क्योंकि इन दोनों ये आपस में जुड़े हुए हैं इस कार्बन से। तो इन दोनों में ये क्या है, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये 12 वाला, ये 14 वाला, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखो इस बार नंबर अपोजिट आया, 1 के सामने कौन आया 1, 2 के सामने कौन आया 2, तो ये कैसा है, ई फॉर्म कहलाता है। अगर अपोजिट नंबर आया तो ई है, सेम नंबर आया सामने सामने तो क्या होगा, Z है। तो ये कैसा आ गया, ई। तो आंसर तो मिल चुका है, सी हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला भी मैं चेक करा देता हूँ आपको दिया हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लिखा हुआ है CH2 CH3, इधर लिखा हुआ है आपके पास CH3 और फ्लोरीन है, इधर आपके पास CH3 और CH3 है। आप देखो इसमें क्या है, फ्लोरीन और यहाँ क्या है, कार्बन। तो फ्लोरीन और कार्बन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा फ्लोरीन का देन कार्बन का। इसमें अगर आप आओगे तो देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये फर्स्ट ये सेकेंड है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों में सेम नंबर सेम साइड फिर से आ गया, तो ये कैसा है, ये भी Z है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकलौता ई जो है वो यही निकल के आ रहा है। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, अगर रूल्स पता है क्वेश्चन बन जाएगा, रूल्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 80। अगर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो इसमें पूछा है हाउ मेनी कार्बन्स आर सेकेंडरी एज वेल एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपसे पूछा है 2 डिग्री भी होना चाहिए और sp2 भी होना चाहिए। तो आप सबसे पहले बना लेते हैं इसको, क्या क्या है अपने पास, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे अपने पास इस तरह से OH दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले 2 डिग्री ढूंढो।
तो आप क्या बोलोगे 2 डिग्री। sp2 वाले कौन कौन से, तो sp2 वाले सब है, ये वाले हैं, 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 ये वाले और ये वाले, सब sp2 है। लेकिन 2 डिग्री कौन है, ये 2 डिग्री है। और कौन 2 डिग्री है, तो ये वाला 2 डिग्री है ना। ये कितना है 1 डिग्री है। ये कितना है आपके पास बताओ 3 डिग्री है। ये कितना है 1 डिग्री है आपके पास। ये कितना डिग्री है 3 डिग्री है। और ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। इधर कार्बन नहीं है, ध्यान से देखो, इधर ही सिर्फ कार्बन, तो ये 1 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कितने 2 डिग्री भी है और sp2 भी है, तो ये 2 डिग्री भी है और sp2 भी है, ये 2 डिग्री भी है और sp2 भी है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए निकल के आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, आई होप सबका सही हुआ होगा, किसी को इसमें गड़बड़ नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में 2 स्टेटमेंट दिया है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली यही पूछ रहा होगा कि इसमें आपके पास किसका स्टेटमेंट सही है और किसका गलत है। तो देख लेते हैं। आपके पास ये क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट 277 दिया हुआ है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 274 दिया हुआ है। ठीक है, एक सीस है और एक ट्रांस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना है डाइपोल का। कि हम लोग जानते हैं कि सर सीस और ट्रांस जो है इसमें अगर हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट पता करना है तो हम लोग डाइपोल से देखते हैं। तो बता इसका कार्बन हाइड्रोजन में डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। कार्बन और कार्बन में किधर होगा, तो sp2, ये कैसा है sp2 और ये कैसा है sp3, तो sp2 की तरफ होगा। इसमें किधर होगा, कार्बन की तरफ। इसमें किधर होगा, sp2 की तरफ। तो क्या ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर पाएगा, नहीं, दोनों अलग अलग वेक्टर है। क्या ये वेक्टर को कैंसिल कर पाएगा, नहीं, दोनों अलग अलग वेक्टर है। तो इसका म्यूनिट कैसा होगा, नॉन जीरो। तो अगर म्यूनिट नॉन जीरो है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा तो आएगा। लेकिन ट्रांस वाले में देख लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करना है अपने को। कुछ तो आएगा बॉइलिंग पॉइंट, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन कंपैरिजन करना है अपने को। अब यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ H है और यहाँ H है। तो इसमें कैसा आएगा, कार्बन की तरफ। इसमें भी किधर आएगा, कार्बन की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर। इसमें भी इधर आएगा और इसमें भी इधर आएगा। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर। तो इसका म्यूनिट क्या आ जाएगा, 0। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 2 वही बता रहा है साफ साफ। तो मतलब ये बात सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2 सही है। और चूंकि इसका म्यूनिट 0 है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, क्योंकि डाइपोल नहीं है इसमें। ये तो डाइपोल नहीं है, अच्छा इसमें डाइपोल ही नहीं है। जबकि इसमें डाइपोल है तो इसमें डाइपोल ज़्यादा होगा, उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 277 केल्विन, इसका दिया 274 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का क्या है, कम है, और सिस का क्या है, ज़्यादा है। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है ना। तो आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों एक दूसरे के करेक्ट आंसर हैं। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर ए है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है डाइपोल मोमेंट से, तो हम लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट निकल के अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास 81 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल से ही आप बॉइलिंग पॉइंट को आंसर करते हो सीस एंड ट्रांस में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 में आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉमेनक्लेचर का। दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C CN CH3 और CH3। तो आप बताओ इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक साइनाइड है, एक कीटोन है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, साइनाइड की। तो जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जहाँ से साइनाइड है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये क्या हो गया, ब्रांच। ये क्या हो गया, ब्रांच, और ये बच गया। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, ऑक्सो। तो पहले क्या लिखोगे आप बताओ, पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। कितने पे मिथाइल है, 2 पे, तो 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, आपके पास 4 पे क्या है, ऑक्सो। तो आप लिखोगे 4 पे ऑक्सो है, 5 कार्बन है तो लिखा पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन, और चूंकि CN का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, तो नाम क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो आप क्या बोलोगे, नाम क्या हो गया सर, 2,2 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ये साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन का स्टेटमेंट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब जब हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, नाइट्रोजन को आयनाइज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 2p3 से, और ऑक्सीजन को आयनाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 2p4 से। अब जो 2p3 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, इसका बॉक्स डायग्राम ये है 2p3 का, और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से फिल होंगे 2p सबशेल में। तो इट इज़ अ स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। 2p3 इज अ स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, और इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई नाइट्रोजन हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। और रीजन क्या दिया है, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। तो रीजन वही दिया है जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
Option A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. A is the answer. Next question is 84. इसमें हमें दो statements दिए हैं. Statement 1 is the spin quantum number describes shape of orbital. तो ये statement correct नहीं है क्योंकि spin quantum number describe करेगा the spin of electron about its own axis. तो ये बताएगा हमें स्पिन के बारे में, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब नहीं करेगा. शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कौन करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर L. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर +12 एंड -12, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. स्पिन क्वांटम नंबर S की दो ही वैल्यूज होती है, +12 -12. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. D इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85. तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 85 में थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है. आपको बोला है क्या आंसर होगा. तो आप देखोगे मीजो कंपाउंड. मीजो कंपाउंड क्या होता है? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, इसमें कायरल होगा और सिमेट्री होगी, वो क्या होगा? मीजो होता है. तो अगर आप क्या बोलोगे, यहाँ देखेंगे तो कायरल और सिमेट्री वाला ऑप्शन ढूंढेंगे तो आप देखोगे एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है ना, इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि सिमेट्री मिलती है. हुज मॉलिक्यूल इज ए कायरल है ना, और उसमें क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल ए कायरल होना चाहिए. दो इवन दे कंटेन कायरल सेंटर्स. देखो यहाँ ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल इज ए कायरल लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना. मॉलिक्यूल ए कायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए है ना. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, और आपके पास कायरल सेंटर्स हैं. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और कायरल सेंटर्स हैं, यानी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन कायरल भी है. तो मैंने क्या सिखाया? कायरल प्लस सिमेट्री इज इक्वल टू क्या होता है? मीजो होता है. तो ए जो है, ए का आपका मैच किससे हो जाएगा? एस से हो जाएगा, राइट. इनएंशियोमर्स. इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर इनएंशियोमर्स है ना. हम लोग जानते हैं, यही पढ़ते हैं हम लोग कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होने चाहिए. जैसे हमारे हाथ कैसे हैं? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है. देखो मिरर इमेज तो है, लेकिन ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं क्या? नहीं. उसी तरीके से जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं, लेकिन मिरर इमेज है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनएंशियोमर्स बोलते हैं. तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, यानी इनएंशियोमर का जो बी का है वो बी का आर हो जाएगा. बी का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. तो ए का एस, बी का आर. तो इसमें दो ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं डाइस्टेरियोमर्स. तो डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं ना, यानी मिरर इमेज तो नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलते हैं डाइस्टेरियोमर्स. तो हम लोग बोलेंगे डाइस्टेरियोमर्स. ऑप्शन सी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कौन था? आपका इनएंशियोमर था. डाइस्टेरियोमर में क्या ढूंढेंगे? देखते हैं. इक्विलिब्रियम मिक्सचर नहीं है, तो नहीं है. स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्यू निकल के आ जाएगा. तो आप बोलोगे सी से जो है वो क्यू जुड़ जाएगा. तो सी से क्यू आपको मिल चुका है. ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है. लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं रेसिमेट्स यानी रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें आपका बराबर परसेंटेज हो, किसका? डी का और एल का. अगर बराबर डी है और बराबर एल है, जैसे मान लो 50% है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. तो यहाँ पर वही लिखा है न्यूक्लियर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर, यानी डी का जो है वो पी हो जाएगा. ये आई होप सबका सही होगा क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86. इट सेज मैच द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन्स एंड ट्रांजिशंस. तो कॉलम 1 में हमें सीरीज दी है और कॉलम 2 में हमें मैच करना है विथ इट्स रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो सबसे पहले ए हमें दिया है लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज हमें पता होती है इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल n1 कितना होता है? 1. जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल 1 पे जंप करेगा तो दैट कम्स अंडर लाइमन सीरीज. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर द रीजन इज अल्ट्रा वायलेट रीजन या यूवी रीजन, ये हमें याद रखना है. इसका मतलब जो ए है इट मैचेस विथ क्यू, अल्ट्रा वायलेट रीजन, n1 इक्वल टू 1. फिर बी वी हैव बामर सीरीज. बामर सीरीज के लिए वी नो लोअर एनर्जी लेवल इज 2 और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इट कम्स अंडर विजिबल रीजन. इसका मतलब बी मैचेस विथ आर, विजिबल रीजन, n1 इक्वल टू 2. देन वी हैव सी पास्टन सीरीज. तो पास्टन सीरीज के लिए जो लोअर लेवल होता है n1 दैट इज 3, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इट कम्स अंडर इंफ्रारेड रीजन. इसका मतलब C मैचेस विथ P, इंफ्रारेड रीजन, n1 इक्वल टू 3. एंड देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज का मतलब लोअर लेवल n1 इज 4 एंड अगेन द सीरीज कम्स अंडर इंफ्रारेड रीजन. इसका मतलब D मैचेस विथ इंफ्रारेड रीजन, n1 इक्वल टू 4. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. A, Q, B, R, C, P and D matches with S. B is the answer. Next question is 87.
It says match the following quantum numbers with their correct physical significance. तो कॉलम 1 में हमें क्वांटम नंबर्स दिए हैं, उसे मैच करना है विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस इन कॉलम 2। सबसे पहले है ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है ये बताएगा हमें अबाउट द साइज एंड द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। तो ए मैचेस विथ आर, इट स्पेसिफाइज द एनर्जी लेवल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। ए मैचेस विथ आर। बी पे आते हैं, बी में क्या दिया है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब बी मैचेस विथ पी, तो ये हमें याद रखना होता है। सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, ये बताएगा हमें अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल किस में दिया है, सी मैचेस विथ क्यू, डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एंड देन वी हैव डी स्पिन क्वांटम नंबर, और ये बताएगा हमें अबाउट द spin of electron about its own axis. So D matches with S, describes direction of spin of electron. इसका मतलब given options में हमारा आंसर हो जाएगा A R B P C Q D S, और ये दिया है ऑप्शन C में, तो C is the answer. Next question is 88. इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। Statement 1 is atomic radius of lithium is larger than beryllium. So lithium और beryllium दोनों ही सेम पीरियड में है, इन द सेकेंड पीरियड, एंड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी नो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो लिथियम से बेरिलियम में जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है वी नो एटॉमिक रेडियस या साइज क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब लिथियम की साइज ज़्यादा होगी और बेरिलियम की साइज कम होगी। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज लार्जर देन बेरिलियम। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन बेरिलियम इज हायर देन इन लिथियम। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बेरिलियम का ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बेंजीन वाइड ओनली, यानी सिर्फ बेंजीन बनाना है, और दिया आपके पास C8H10। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, सिर्फ बेंजीन बनाने। तो बेंजीन में क्या हो जाएगा, आपके पास C6H6 होता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा C6H5। तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 5, और कार्बन कितने बचेंगे, 2। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इथाइल लगा सकते हैं, और इथाइल नहीं लगाएं तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, मिथाइल। और मिथाइल लगाओगे तो अलग अलग लगा सकते हो आप, सेम पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है इसके पास। तो एक तो यहाँ लगा देंगे, और कहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ और यहाँ लगा देंगे। अगर आप यहाँ और यहाँ लगाओगे सेम बन जाएगा, यहाँ और यहाँ लगाओगे सेम बन जाएगा। तो टोटल कितने बने, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी 4 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, इजी था क्वेश्चन, आई होप ये सबने किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। तो अगर क्वेश्चन नंबर 90 की हम लोग बात करें तो पूछ रहा है विच इज आर द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर। पूछा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है OH, इधर है CH3, और इधर है NH CH2 CH3, है ना। तो अमाइंस में और आपके पास अल्कोहल में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है, ऑब्वियसली बात है अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो आप बताओ क्या बचा, तो आप बोलोगे 3 पे ये है पूरा बचा। तो 3 पे N पे क्या है, इथाइल है। तो आप बोलोगे 3 पे N पे इथाइल होगा सर, वेरी गुड, 3 पे N पे इथाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमाइनो, क्योंकि इसको अगर ये प्रीफिक्स बन चुका है, क्योंकि मेन तो ये सफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स बन गया यानी ब्रांच बन गया। तो क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स क्या होता है अमाइंस का, अमाइनो। तो क्या होगा, N पे इथाइल अमाइनो, देन 2 पे मिथाइल, देन उसके बाद साइक्लो, देन हेक्स, देन एन, और चूंकि अल्कोहल है तो ऑल, यानी ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी चेक करके बता देता हूँ क्यों गलत हो रहा होगा। तो आप देखो इसमें क्या किया है, 3 अमीनो इथाइल 2 मिथाइल किया है। बताओ 3 पे बोल रहा है आपके पास अमाइनो है ना, तो ये 1 2 3 पे है, और बोल रहा है 2 पे मिथाइल है, यानी इधर से भी नंबरिंग ले रहा है उधर से भी नंबरिंग ले रहा है। बताओ ये तो झोल है ना भाई, ऐसा हो सकता है क्या कि आप दोनों साइड से नंबरिंग करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये 1 ये 2 ये 3, तो इधर से ही पूरा घूमना चाहिए था, ये 5 पे आना चाहिए था, और इधर से आप घूमोगे तो ये 1 ये 2 ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो किया नहीं है। एक्चुअल में नंबरिंग आप पूछोगे कौन सा होगी, तो इधर से ही पूरा एक राउंड अपने को इधर से ऐसे घूमना था, क्योंकि देखो ये ब्रांच पहले आ रहा है तो इधर से हम लोग घूम के इस तरह से रेमिंग करते हैं। लेकिन ये भी तो गलत है, क्योंकि 3 और 2 जो है ये गलत लिखा है, तो यहीं से आंसर अपना हो गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें एरर अगर हम लोग ढूंढना चाहें तो देखो कितने का चेन बनेगा, ईस्टर है, तो आप बोलोगे 1 2 3
चार कार्बन का चेन बन रहा है, क्योंकि एस्टर की प्रायोरिटी एसिड हैलाइड से ज़्यादा होती है। तो 4 का चेन बना तो क्या बनना चाहिए था, ब्यूटानोएट बनना चाहिए था। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोपानोएट बना हुआ है, यानी ये नाम गलत है। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, अगर आपको गलती दिख रही है तो आप आंसर में ढूंढो ये क्या कहीं गड़बड़ है क्या। अगर चेन मैच कर गया तो फिर आप दूसरा चीज़ देखोगे, अगर चेन ही मैच नहीं कर रहा है तो फिर पूरा देखने की जरूरत ही क्या है, इससे टाइम बचेगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन करने में, है ना। इसलिए इस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम किया गया था, ठीक है। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल, और ये यहाँ गलत हो गया, क्योंकि ये आप देखोगे CN जो है ये चेन में नहीं आएगा। आपका मेन चेन कौन है, रिंग है, और जब मेन चेन रिंग से जुड़ा होता है ना, मेन चेन जो है आपका वो क्या है, रिंग है, और रिंग से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका CN। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे केसेस में हम लोग उसको चेन में नहीं ले पाए CN को, लेकिन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप क्या बोल सकते हो, चेन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रिंग को जो हम लोग माना है चेन, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जैसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में था कि ओइक एसिड नहीं लिख सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ता है। सेम इसमें भी वही होता है कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि CN मेन प्रायोरिटी वाला है लेकिन वो आपका चेन में नहीं आया है, लेकिन उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ऐसे केसेस में उसका नाम हम लोग लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, ना कि नाइट्राइल लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नाइट्राइल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या है, वो तो A पहले ही पता चल चुका था, लेकिन ये क्यों गलत है ये हमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या होता है, ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपका टेस्ट अच्छा गया होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ANTS में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।